हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल ज्योमेट्रिकली एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं, यानी यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन होंगी तो दो लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आज हम उसमें सेकंड एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ग्राफिकली a pair of linear equations represent two lines। पेयर है तो दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और तीन तरह के केस होंगे। ये ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फर्स्ट कंडीशन है कि दो लाइन अगर हैं तो एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। सेकंड कंडीशन हो सकती है दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट ना करें, यानी पैरेलल हो। और तीसरी कंडीशन हो सकती है दोनों लाइन एक ही हो जाए, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, लाइन कोइंसाइड कर जाए। यहाँ पे आप देखेंगे तीन जो कंडीशंस हैं उनको अलग तरह से भी देख सकते हैं कि अगर आप सोल्यूशन की बात करें, यानी एक्स एंड वाई की जो वैल्यू, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो उस जो इक्वेशन की फॉर्म है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है। इसमें एक्स भी है, वाई भी है और इसके साथ जो कोफिशिएंट हैं ए बी एंड सी हैं। तो तो यहाँ पे जो लाइंस हैं वो वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं क्योंकि वो अलग अलग लाइन होंगी। और उस केस में आप एक्स वाई की एक यूनिक वैल्यू ही होगी, क्योंकि जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक पॉइंट है और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो फर्स्ट लाइन पे भी है और सेकंड लाइन पे भी, यानी फर्स्ट इक्वेशन पे भी है और सेकंड इक्वेशन के भी, यानी फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी सेटिस्फाई होगा, उसको भी सेटिस्फाई करेगा और सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो उस केस में हमें फर्स्ट कंडीशन में यूनिक सोल्यूशन मिलता है क्योंकि वहाँ पे एक पॉइंट मिल जाता है। तो एक्स वाई की एक वैल्यू मिल जाती है हमें, क्योंकि अगर पॉइंट ये है और इसके कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई हैं तो वो एक्स वाई, या फॉर एग्जांपल अगर उसकी वैल्यू 1,2 है तो इक्वेशन जो आपकी बनी उसका सोल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। और ये एक यूनिक सोल्यूशन होगा। x और y की केवल एक ही वैल्यू मिली है, इसलिए यूनिक सोल्यूशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकली अगर देखें तो एक पॉइंट वहाँ मिले। पैरेलल लाइन होने की कंडीशन में अगर देखें तो ये अगर लाइन पैरेलल है तो कहीं भी नहीं मिलेंगी, तो वहाँ पे कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा, वहाँ पे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। और आगे चल के इसी को हम जान पाएंगे। यहाँ पे नो सोल्यूशन, यहाँ पे एक्स और वाई की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। थर्ड कंडीशन में आते हैं। थर्ड कंडीशन में देखिए, ये फर्स्ट कंडीशन में तो दोनों लाइन एक पॉइंट पे मिल रही थी, सेकंड कंडीशन पे कहीं मिल ही नहीं रही थी। एक पॉइंट पे मिल रही थी तो एक पॉइंट मिल गया, यूनिक सोल्यूशन बन गया। कहीं पर नहीं मिल रही है कि कोई भी पॉइंट नहीं मिला, यानी यहाँ पे कोई सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। थर्ड में देखें दोनों लाइन एक ही हो गई हैं, इट मीन्स एक लाइन पे जो पॉइंट हैं वही सारे पॉइंट दूसरी लाइन पे भी हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट हैं वो सारे के सारे पॉइंट कॉमन हैं। जो जितने पॉइंट फर्स्ट लाइन पे हैं वही सारे पॉइंट्स सेकेंड लाइन पे हैं। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हमें कॉमन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की कंडीशन है, यानी सोल्यूशन हमें दो जगह मिलेगा, या तो एक पॉइंट वन पॉइंट जहाँ पे मिल रहा है ज्योमेट्रिकली, या इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें सोल्यूशन मिल रहा है, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है और यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे नो सोल्यूशन होगा। आगे मूव करते हैं और उसी के बेस पे यहाँ पे कंडीशन बनाई है कि ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम दो लाइन इंटरसेक्टिंग लें तो वहाँ पे कहीं पर भी एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट हैं उनका जो रेशियो है वो कभी भी सेम प्रोपोर्शन में नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो हमें वहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी। ये फर्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ये सेकेंड लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। और उस केस में अब देखें कि जो x
एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो, ये एक्स का कोफिशिएंट ए आएगा और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट A1 है और यहाँ A2 है, तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू ये आ गई। उसी तरह से y के कोफिशिएंट B1 और B2 हैं, B1 अपॉन B2 का रेशियो निकाला गया। ये रेशियो कभी भी इक्वल नहीं होगा, और उस केस में if A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 then pair of linear equation is consistent, and उस केस में यूनिक सोल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन का एग्जिस्टेंस, सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो उसी को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो उसको हम इनकंसिस्टेंट या नो सोल्यूशन कहते हैं। जो सेकेंड कंडीशन हमारी है, इसमें क्या हो गया कि जो x और y के जो कोफिशिएंट का रेशियो है वो इक्वल हो गया। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो x और y के कोफिशिएंट तो इक्वल हो गए, लेकिन जो कांस्टेंट का जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट का रेशियो है वो इक्वल नहीं है। उस केस में ये इक्वेशन हो जाएगी देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, और ये नो सोल्यूशन वाली कंडीशन है। जो हमने ज्योमेट्रिकली जो सेकंड कंडीशन देखी थी पैरेलल लाइन की, तो ये पैरेलल लाइन वाली कंडीशन है, और जो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे आ रही है वो इंटरसेक्टिंग लाइन वाली कंडीशन है, और जो थर्ड है वहाँ पे एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई है, वो वाली कंडीशन है। तो थर्ड सिचुएशन दे सकते हैं, थर्ड के केस में इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा, यानी वहाँ पे भी सोल्यूशन जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। तो थर्ड कंडीशन देखें, थर्ड कंडीशन में x के कोफिशिएंट A1 अपॉन A2, y के कोफिशिएंट B1 अपॉन B2 एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो C1 अपॉन C2, तीनों रेशियो अगर इक्वल हैं, तीनों रेशियो इक्वल हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे एक दो अगर लाइन मान भी लें, एक्चुअली वो एक ही लाइन एक्चुअली हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। जैसे एक हमने लाइन ले ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और इसी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। ये दोनों एक्चुअली, वैसे भले ही हम कहते हैं कि हमें दो इक्वेशन मिल गई, एक्चुअली वो एक ही इक्वेशन है। तो वहाँ पे एक इक्वेशन से ही दूसरी इक्वेशन फॉर्म की गई है, इसलिए ये दोनों इक्वेशन सेम हो गई, और ये कंडीशन यहाँ पे ये आ जाएगी। देखिए एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो 1/2 आएगा, वाई के कोफिशिएंट का रेशियो 1/2 एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो भी 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों कंडीशन हमें याद रखनी है कि इसमें इधर याद रखना है कि जो एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो हम निकालेंगे, वाई के कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे और कांस्टेंट टर्म का रेशियो निकालेंगे। अगर एक्स और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन होगा और उसे हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। अगर एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल है बट कांस्टेंट टर्म के रेशियो के इक्वल नहीं है तो उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, और वहाँ पे नो सोल्यूशन वाली कंडीशन होगी। थर्ड में एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो, वाई के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म के का रेशियो तीनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो भी कंसिस्टेंट ही बोला जाएगा, लेकिन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की वहाँ पे कंडीशन होगी। और इसको हम ये भी कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट। वहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन है वो डिपेंडेंट है, एक की हेल्प से ही दूसरी इक्वेशन हम वहाँ पे फाइंड करते हैं। तो ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, कंसेप्ट हो गया, किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें एक क्वेश्चन की रीडिंग लेकर के इक्वेशन बना देनी है और उसका अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसे सॉल्व कर लेना है। कंसिस्टेंट यानी अगर सोल्यूशन पॉसिबल है तो सॉल्व करेंगे। 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. टोटल यहाँ पे 10 स्टूडेंट हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर, गर्ल्स जो हैं +4 हैं कंपेयर टू बॉयज़, यानी बॉयज़ जितने भी हैं उसमें +4 करने से नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी। तो क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसमें एज्यूम कर लेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज़ बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। बॉयज़ को x मान लिया और गर्ल्स हमने ये मान ली कि y पार्टिसिपेट कर रही हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन टोटल सिंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 10 देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 10, number of girls plus number of boys is equal to 10, and using second condition number of girls is equal to number of boys plus 4,
and number of girls is y and number of boys is x, therefore y is equal to x plus 4, and transposing x we get y minus x is equal to 4 or minus x plus y is equal to 4. It is second equation and it is first. Therefore graphical solution for these two equations, we find the points for first equation. X plus y is equal to 10, we put x is equal to 0, then y is equal to 10. If we put x is equal to 10, then y is equal to 10 minus 10, that is 0. And if x is equal to 10, y is equal to 0. And if we take x is equal to 4, then y is equal to 10 minus 4, it is 6. And we get points 0, 10 A, and second point B 10, 0, and third point C 4, 6. For second equation minus x plus y is equal to 4, we also, when we take x is equal to minus 4, if we take x is equal to minus 4 and minus 4 is 4, in 4 plus y is equal to 4, therefore y is equal to 4 minus 4 is equal to 0. It is, if we take x is equal to 0, then 0 plus 4 is equal to 0 plus y is equal to 4, therefore y is equal to 4. And if we take x is equal to minus 2, then minus 2 plus y is equal to 4, then 2 plus y is equal to 4, then y is equal to 4 minus 2, that is 2. So we get point D minus 4 comma 0, second point 0 comma 4, and third point minus 2 comma 2. D, E, F, these 3 points. Now we draw these two lines, these two equations on xy plane. We use graph paper to draw the lines. You can see here. We draw the line. Okay. First we take points are, for equation 1, points are 0 comma 10, point A, and we locate point A, it is point A. Point B 10 comma 0, it means x is equal to 10, y is equal to 0, it is. And third point is 4 comma 6, 4 in the direction of x, 4, then 6 in the direction of y. We get this point is C, and taking these 3 points, we draw the line with the help of scale. We get this line. This line is x plus y is equal to 10. Now we draw the next line, minus x plus y is equal to 4. Points are minus 4 comma 0, 0 comma 4, and minus 2 comma 2. First draw the point D, that is minus 4 comma 0. It means x is minus 4, it is, point is this, it is point D, minus 4 comma 0, and second D E point is 0 comma 4. It means we at y-axis it is 4 unit, it is, and in the x direction there is no movement. And for f के लिए आप देखें, f है minus 2 comma 2, यानी ओरिजिन से, आपका ओरिजिन ये है, माइनस डायरेक्शन में जाएंगे, माइनस 2 है तो x डायरेक्शन में माइनस 2 आप चलेंगे, एंड y डायरेक्शन में 2 है यानी प्लस 2 चलेंगे, ये आ गया। तो यानी यहाँ ये वाला पॉइंट आ गया आपका
-2, ये तीनों पॉइंट आपने ड्रॉप करेंगे। ये 3 पॉइंट आपने ड्रॉप कर लिए सेकेंड लाइन के लिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और स्केल की हेल्प से इस पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉप करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी ये लाइन -x + y = 4। अब यहाँ पे देखिए दोनों लाइनें एक पॉइंट पे कट कर रही हैं और वो पॉइंट आपका है पॉइंट G। और इसके लिए आप देखेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, x y इसके लिए क्या है। तो ये जो पॉइंट है y डायरेक्शन x एक्सेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे ये आ गया। तो आप ये 2 और 4 के बीच में है बिल्कुल, यानी ये 3 हो गया। इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू 3 हो गई एंड y की वैल्यू देखें तो ये 6 और 8 के बीच में है। तो ये आपका हो गया पॉइंट आपका 7, क्योंकि 6 8 के बीच में है तो ये पॉइंट आपका 7 हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 3, 7। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा फ्रॉम intersection of lines is G, that is 3, 7, therefore x is equal to 3 and y is equal to 7। and हम according to our assumption हमने सपोज किया था x नंबर ऑफ बॉयज़ एंड y नंबर ऑफ गर्ल्स, देयरफॉर हमारा आंसर हो जाएगा 3 बॉयज़ एंड 7 गर्ल्स टूक पार्ट इन द क्विज, क्योंकि ये 3 जो है वो बॉयज़ हैं एंड 7 गर्ल्स हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो आएंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel, are coincident। तो इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसमें आप देखेंगे कि जब हम लाइन को देखते हैं तो ये इसका जनरल फॉर्म था ax + by + c = 0। 2 लाइन है यानी, तो इसलिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये वैल्यूज़ हम निकालेंगे। 2 लाइन है इसलिए उनको फर्स्ट लाइन के लिए हमने सफिक्स यूज किया है 1 और सेकेंड लाइन के लिए 2। तो x का कोफिशिएंट a1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए, b1 y का कोफिशिएंट हो जाएगा एंड c1 कैसा हो जाएगा। तो इसी के बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे लिखा गया है और उसके बाद देखिए ये आपका आ गया a1, ये आपका विद साइन आ गया b1 और ये वैल्यू आ गई c1 की। नेक्स्ट अगर सेकेंड इक्वेशन के लिए देखें, ये आपका a2 हो गया, ये b2 हो गया एंड c2 आ गया -9। नाउ रेशियो a1/a2 5/7, b1/b2 -4/6, सॉल्व करने के बाद -2/3 एंड c1/c2 is equal to 8/9। You can see a1/a2 is not equal to b1/b2। c1/c2 निकालने की उस केस में ज़रूरत नहीं है, हमें कैलकुलेट ना भी करना चाहें तो छोड़ सकते हैं। अगर a1 a2 b1 b2 का रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो c1 c2 को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो सिंस a1/a2 is not equal to b1/b2 इट मीन्स लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो ये क्या कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन थी जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी और उस केस में एक कंसिस्टेंट भी है। लेकिन हमें यहाँ पे केवल ये बताना है कि जो ज्योमेट्रिकली क्या हो रहा है ये आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है, या तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, क्योंकि ये इस कंडीशन में एक पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दी हुई हैं, यहाँ पे भी इस तरह से a1 b1 c1 निकाल लिया गया। ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। उसी तरह से ये a2 आ गया, ये आपका b2 आया
और ये आपका C2 आ गया। पिछले क्वेश्चन की तरह ही A1/A2 आपने कैलकुलेट कर लिया, B1/B2 कैलकुलेट किया, 9/18, 1/2, 3/6, 1/2, 12/24, 1/2। आप देखेंगे तीनों इक्वल हैं यहाँ पे। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। ये भी ध्यान रखेंगे, जब A1/A2 B1/B2 अगर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल वाले साइन अगर कंडीशन आती है तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो ये रेशियो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तीनों इक्वल हैं तो वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे या डिपेंडेंट इक्वेशंस होंगी। तो सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी। ये सेकेंड कंडीशन आपको ध्यान हो, ये उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। ये थर्ड वाली कंडीशन को, जहाँ पे एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन थी। थर्ड पार्ट इसमें भी आपको A1/A2 निकाला गया, तो ये आपका A1 हो गया। B1 इज इक्वल टू -3 विथ साइन वैल्यू जो रखेंगे ध्यान देंगे, C1 इज इक्वल टू 10, अगेन A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू -1 एंड C2 इज इक्वल टू 9। कैलकुलेट करेंगे A1/A2 3/2 that is 3, B1/B2 -3 -1 3, दोनों इक्वल हैं इसलिए C1/C2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10/9 आ गया C1/C2। तो here A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2, therefore lines are parallel। This is the condition of parallel lines। Coefficient of x and y are same but not equal to the ratio of constant term, same or proportional। Pair of linear equations are, इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को हालांकि हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक बार फिर से उसका रिव्यू कर लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर फर्स्ट कंसिस्टेंट इफ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसको आप याद रखने का बहुत आसान तरीका है कि कंसिस्टेंट होने की कंडीशन ये है कि या तो x और y के जो कोफिशिएंट का रेशियो है वह इक्वल ना हो, और अगर इक्वल हो जाए तो वो कांस्टेंट टर्म के रेशियो के भी इक्वल हो। यानी अगर इक्वल है तो सब कुछ इक्वल हो, तीनों रेशियो इक्वल हो जाए, या तो फर्स्ट टू यानी एक्स और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल ना हो, और अगर हो गया है तो तीनों रेशियो इक्वल हो जाए, उस केस में कंसिस्टेंट रहेगा। और इनकंसिस्टेंट या नो सोल्यूशन वाली कंडीशन कब रहेगी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई बट नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। उस केस में इनकंसिस्टेंट होगा। ये पैरेलल लाइन वाली ही कंडीशन है। यहाँ पे कोई भी लाइन, दो लाइन के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन कुछ नहीं हो पा रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए में हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही चेक करना है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले जो इसको स्टैंडर्ड जो जनरल फॉर्म आपकी है उसको आप इसको चेंज कर लेंगे। जनरल फॉर्म क्या है, ax + by + c = 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो c वाला टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है, वो राइट हैंड साइड में है। तो राइट हैंड साइड से उसे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करके हम इसको फिर से लिखेंगे 3x + 2y - 5 = 0। और इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को रीराइट करेंगे 2x - 3y - 7 = 0। इक्वेशन नंबर 2 एंड कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, y एंड कांस्टेंट, a1 = 3, a2 = 2 एंड b1 = 2, b2 = -3, c1 = -5 and c2 = -7। and now calculate A1/A2 = 3/2, B1/B2 = -2/3, C1/C2 = 5/7। you can see that A1/A2 is not equal to B1/B2।
Since a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, it means solution is consistent. Pair of linear equations are consistent. क्योंकि अगर इक्वल नहीं है रेशियो, इसका मतलब यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन बन रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट एक मिलेगा और उस केस में वो कंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में अगेन इसको हमें जनरल फॉर्म में चेंज करना है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे और 7 को ट्रांसपोज कर देंगे इज इक्वल टू 0, यानी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में करेंगे और इसको भी -14 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये यहाँ हमने कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद ये आपका हो गया a1 और ये आ गया आपका a2। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू -3/2 अपॉन 9, सॉल्व करने पे 3/2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1/6 सॉल्व किया गया यहाँ पे, क्योंकि न्यूमरेटर आपका फ्रैक्शनल है तो 3/2 और यहाँ तो इंटू था तो यहाँ पे इंटू आ जाएगा। क्योंकि आप इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर सकते हैं कि अगर डिवीज़न फ्रैक्शनल नंबर का हो रहा हो, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d हो रहा हो, यहाँ ब्रैकेट लग गया, न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो आप सबसे पहले न्यूमरेटर को लिख लें एंड इनटू का साइन लगाएं और जो डिनोमिनेटर है उसको उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रेसिप्रोकल का मीनिंग उसको उलट दें, c अपॉन d है तो d अपॉन c कर दें, ये रूल होता है। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं कि 3/2 था अपॉन में 9 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2, 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं तो इंटू 1/9। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं अगर आपको इसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो। उसी तरह से b1 अपॉन b2 भी निकाल लेंगे आप। b1 अपॉन b2 के लिए आप देख लें, सबसे पहले b1 है 5/3 एंड b2 है -10, 5/3 -10, तो यहाँ पे भी ऐसे हो गया 5/3 न्यूमरेटर था इंटू रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर को उलट के लिखना है, तो -10 है तो -1/10 हम लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। 5 2 10 -1/6 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू सेम नहीं है। यहाँ वैल्यू 1/6 आई है तो यहाँ पे -1/6 आई है, अनइक्वल है यानी यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन है। यूनिक सोल्यूशन आने का मतलब ही कंसिस्टेंट होता है। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। सो देयर इज, तो हम आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको एज ए होम असाइनमेंट आप घर पे सॉल्व करें। किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करें। थैंक यू।